मोसाद के महानतम जासूसों में से एक एली कोहेन की कहानी केवल एक जासूस की नहीं, बल्कि एक ऐसे नायक की है जिसने अपनी पहचान, अपना परिवार और अपनी जिंदगी को अपने वतन के लिए दांव पर लगा दिया। ये एक ऐसी दास्तान है जो आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगी। रात का सन्नाटा और एक साया। 24 जनवरी 1965 की वो सर्द रात। दमिश्क की हवा में घुली ठंड और घना कोहरा सुबह के सूरज की पहली किरण को चीरने को बेताब था। सुबह के ठीक 8 बजे थे और सीरिया की राजधानी दमिश्क में कमाल अमीन थाबिट नाम का एक शख्स अपने अपार्टमेंट में बेचैनी से रेडियो संदेश भेजने में मगन था। उसकी उंगलियां तेजी से ट्रांसमिट के बटनों पर थिरक रही थीं, मानो समय उसके हाथ से फिसलता जा रहा हो। वो अपने आकाओं को सीरिया की सबसे गोपनीय जानकारी भेज रहा था। 3 साल से वो यही करता आ रहा था, सीरिया के सियासी गलियारों में एक अदृश्य साई की तरह घूमता हुआ। ये उसका आखिरी मिशन था, जिसके बाद वो हमेशा के लिए अपने देश, अपनी पत्नी और बच्चों के पास लौटने वाला था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसे इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि कोई उसके रेडियो सिग्नल को ट्रैक करते हुए उसके दरवाजे तक आ पहुंचा था। कमाल अमीन थाबिट की उंगलियां अब भी रेडियो ट्रांसमिट के बटन दबाने में लगी हुई थी और तभी सीरियाई सेना के सैनिक तूफान की तरह उसके घर में दाखिल हो गए। उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया। ये शख्स कमाल अमीन थाबिट कोई और नहीं बल्कि इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का मशहूर एजेंट एली कोहेन था। उसने सीरिया के राजनीतिक गलियारों में ऐसी गहरी पैठ बना ली थी कि उसके तेज दिमाग और काबिलियत से खुद वहाँ के राष्ट्रपति अमीन अल हाफिज उसे उपरक्षा मंत्री बनाना चाहते थे। सीरिया के कुछ बड़े नेता और बिजनेसमैन तो उसे सीरिया का अगला प्रधानमंत्री बनाने की बातें करने लगे थे। जब उसकी असली पहचान सामने आई तो सीरिया के बड़े से बड़े मंत्री, सेना के जनरल से लेकर खुद राष्ट्रपति तक के पैरों तले जमीन खिसक गई। आइए जानते हैं इंटेलिजेंस की दुनिया के इस बेताज बादशाह एली कोहेन की जिंदगी की अविश्वसनीय दास्तान। एक सादे जीवन की शुरुआत। एलियाहू बेन शॉल कोहेन का जन्म 26 दिसंबर 1924 को मिस्र के भूमध्य सागरीय शहर अलेक्जेंड्रिया में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता शॉल कोहेन 1914 में बेहतर भविष्य की तलाश में सीरिया छोड़कर मिस्र आ गए थे। एली अपने 8 भाई बहनों में से एक थे। बचपन से ही उन्हें नई नई चीज़ें सीखने का गजब का शौक था। वो अक्सर अपनी बालकनी में बैठकर गुजरती गाड़ियों की लाइसेंस प्लेट्स को एक ही बार में देखकर याद कर लेते थे। उनकी याददाश्त बचपन से ही असाधारण रूप से तेज थी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा एक स्थानीय यहूदी स्कूल से पूरी की। उन्हें यहूदी धार्मिक शिक्षा और तलमुदिक अध्ययन में भी गहरी रुचि थी, जिसके लिए उन्होंने मद्रास रामबान में दाखिला लिया। इन धार्मिक अध्ययनों के बाद एली कोहेन ने अलेक्जेंड्रिया विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। ये दूसरा विश्व युद्ध का दौर था, जब यूरोप और अरब देशों में यहूदी विरोधी भावनाएं चरम पर थीं। लाखों यहूदी भागकर फिलिस्तीन में बसने लगे थे। 1948 में यहूदियों के लिए एक अलग देश इजराइल का गठन हुआ। फिलिस्तीन को काटकर इजराइल बनाने से अरब देश आग बबूला हो गए। उन्होंने इजराइल के खिलाफ एक नाकाम युद्ध छेड़ दिया और अरब देशों में यहूदियों के खिलाफ अत्याचार और भी बढ़ गए। मिस्र में भी यहूदी विरोधी घटनाएं बढ़ीं। बिना किसी गलती के यहूदियों को जेल में डाला जाने लगा और उनकी संपत्ति जब्त की जाने लगी। इन घटनाओं से परेशान होकर 1949 में एली कोहेन का परिवार मिस्र छोड़कर इजराइल में बस गया। लेकिन एली कोहेन ने अपनी पढ़ाई पूरी करने और ज़ायोनी समूहों के साथ खतरनाक गतिविधियों में शामिल होने के लिए मिस्र में ही रहने का फैसला किया। 1950 के दशक की शुरुआत में उन्होंने मिस्र में कई इजरायली गुप्त अभियानों में हिस्सा लिया, जिनमें ऑपरेशन गोशेन भी शामिल था, जिसका मकसद मिस्र के यहूदियों को इजराइल भेजना था। इधर मिस्र के साथ जारी तनाव में इजराइल अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका का समर्थन चाहता था। इसके लिए इजराइल ने इन तीनों देशों को मिस्र के खिलाफ भड़काने के इरादे से मिस्र में एक अंडरकवर ऑपरेशन 11 अफेयर शुरू किया। इसके लिए मिस्र में रह रहे कुछ स्थानीय यहूदियों को ही भर्ती किया गया, जिन्हें 3 महीने की बुनियादी खुफिया ट्रेनिंग के लिए इजराइल बुलाया गया। इस टीम में एली कोहेन भी शामिल थे, जो ट्रेनिंग के दौरान एक कुशल रेडियो ऑपरेटर बनकर उभरे। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 1954 में इजरायली खुफिया एजेंसी ने मिस्र में इस साजिश की शुरुआत की। इसके तहत इजरायली एजेंट मिस्र, ब्रिटेन और अमेरिका के नागरिक ठिकानों जैसे सिनेमाघरों, पुस्तकालयों और अमेरिकी शिक्षा केंद्रों पर झूठे हमले करते थे। लेकिन बड़ी चालाकी से इन हमलों का आरोप मुस्लिम ब्रदरहुड, मिस्र के कम्युनिस्टों या स्थानीय राष्ट्रवादियों पर डाल दिया जाता था। इस तरह इजराइल मिस्र में हिंसा और अस्थिरता का माहौल बनाना चाहता था, ताकि ब्रिटेन स्वेज नहर पर सालों से जारी अपने कब्जे को बरकरार रखे और वहाँ तैनात अपनी सेना न हटाए। लेकिन जल्दी ही मिस्र ने इजराइल की इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया और इसके लिए जिम्मेदार कई खुफिया एजेंटों को भी गिरफ्तार कर लिया। इन गिरफ्तार किए गए लोगों में एली कोहेन का नाम भी था, मगर जांच अधिकारी उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं ढूंढ पाए, इसलिए उन्हें एली कोहेन को छोड़ना पड़ा। लेकिन जब 1956 में इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस ने एक साथ मिलकर मिस्र पर हमला कर स्वेज युद्ध शुरू किया, तो इजराइल और मिस्र के रिश्ते बेहद ख़राब हो गए।
मिस्र ने यहाँ रह रहे सभी यहूदियों को फौरन देश छोड़ने का आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद एली कोहेन को मिस्र छोड़ना पड़ा और 8 फरवरी 1957 को वे इजराइल आ गए। मोसाद की दहलीज पर एक जासूस का जन्म। चूँकि एली कोहेन का परिवार सीरियाई यहूदी था और वे सीरिया से मिस्र आए थे, इस वजह से एली कोहेन को शुरू से ही अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों और बोलियों की गहरी समझ थी। वो अरबी, फ्रेंच, अंग्रेज़ी, इतालवी और हिब्रू भाषाओं को धारा प्रवाह बोल लेते थे और उन्हें अरबी बोलियों जैसे मिस्र, सीरियाई और लेबनानी बोलने में भी महारत हासिल थी। एली कोहेन इजरायली सैन्य खुफिया एजेंसी में नौकरी करना चाहते थे, इसलिए इजराइल पहुंचने के 5 दिन बाद ही उन्होंने एजेंसी को इंटरव्यू दिया। उनकी कई भाषाओं में कुशल होने की वजह से उन्हें आसानी से इजरायली इंटेलिजेंस मिलिट्री एजेंसी में अनुवादक और काउंटर इंटेलिजेंस एनालिस्ट की नौकरी मिल गई। यहाँ वो अरब देशों के अखबारों को पढ़ते और जो भी खबर उन्हें प्रासंगिक लगती उसे वो हिब्रू में ट्रांसलेट करके काउंटर इंटेलिजेंस टीम तक पहुँचा दिया करते। हालांकि इस काम में कोई थ्रिल नहीं था, इसलिए उन्हें ये सब धीरे धीरे नीरस लगने लगा। वो कुछ रोमांचक काम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मोसाद के साथ बतौर एजेंट जुड़ने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने लगातार 2 बार मोसाद को इंटरव्यू दिया, लेकिन मोसाद ने उन्हें दोनों बार फील्ड जॉब के लिए अनुपयुक्त करार देते हुए खारिज कर दिया। इससे एली कोहेन को काफ़ी बुरा लगा। उन्होंने गुस्से में अनुवादक की जॉब से भी इस्तीफा दे दिया और तेल अवीव में एक इंश्योरेंस ऑफिस में फाइलिंग क्लर्क के रूप में जुड़ गए। इन सब में 2 साल बीत गए और एली कोहेन ने 1959 में इराकी यहूदी नादिया मजाल से शादी कर ली, जिनसे उनके 3 बच्चे हुए। इस बीच कमाल अब्दुल नासिर के नेतृत्व में मिस्र काफ़ी शक्तिशाली हो चुका था। नासिर सुएज़ नहर को राष्ट्रीयकृत करने के बाद अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतों के खिलाफ सभी अरब देशों को एकजुट करना चाहते थे। पैन अरब स्टेट बनाने की मुहिम में मिस्र ने सीरिया को अपने साथ जोड़कर यूनाइटेड अरब रिपब्लिक का गठन कर दिया था। इसे इजराइल अपने लिए एक गंभीर खतरा मान रहा था। ऐसे में इजरायली सरकार ने मिस्र और सीरिया दोनों में अपने जासूस भेजने का फैसला किया, ताकि वहाँ की खुफिया जानकारियाँ इजरायली सरकार को पता चल सके। उत्तम स्पेशल एजेंटों की तलाश में मोसाद के डायरेक्टर जनरल मेयर अमित ने पहले से खारिज किए गए उम्मीदवारों की फाइलों को खंगाला और इस प्रक्रिया में उन्हें सीरिया में जासूसी करने के लिए एली कोहेन सबसे उपयुक्त विकल्प लगे। उनकी शानदार पर्सनैलिटी, अरब संस्कृति की बेहतरीन समझ और बहुभाषी होना उन्हें बाकी के दूसरे उम्मीदवारों से अलग बनाता था। मोसाद से जुड़ने का फैसला एली कोहेन की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देने वाला था और आगे वो अपनी सूझबूझ से यहूदी समुदाय में वो ओहदा और सम्मान हासिल करने वाले थे जो कभी किसी जासूस को हासिल नहीं हुआ। 1960 में मोसाद ने उन्हें अंडरकवर एजेंट के रूप में तैयार करने के लिए मोसाद ट्रेनिंग स्कूल में 6 महीने की इंटेलिजेंस ट्रेनिंग दी। उन्हें हथियार चलाने, मैप रीडिंग करने, दुश्मनों पर वार करने और क्रिप्टोग्राफी जैसी कई तकनीकें सिखाई गई। उनके सामने टेबल पर ढेर सारी चीज़ें रख दी जाती और उन्हें इन सब चीज़ों को कुछ सेकंड्स के अंदर ही पूरी डिटेल्स के साथ याद करना पड़ता। चूँकि वो पहले से ही अरब कल्चर, लैंग्वेज और सीरियन डायलेक्ट से परिचित थे, इसलिए जोग्राफिकल और लैंग्वेज की ट्रेनिंग में उन्हें कोई ख़ास दिक्कत नहीं आई। इसके बाद उन्हें दुश्मनों के बीच छुपकर सर्वाइव करने, वहाँ दुश्मनों की नाक के नीचे से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हासिल करने और फिर उसे रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए इजराइल तक पहुँचाने जैसी बारीकियाँ सिखाई गई। 6 महीने की सख्त ट्रेनिंग के बाद उनकी इजरायली आइडेंटिटी मिटा दी गई और उन्हें एक फ़र्जी आइडेंटिटी दी गई। इस आइडेंटिटी के मुताबिक अब एली कोहेन एक बिजनेसमैन कमाल अमीन थाबिट बन चुके थे, जिनका जन्म बेरूत में एक सीरियन परिवार के घर में हुआ था। उनकी इस नई पहचान के हिसाब से उनका परिवार अर्जेंटीना चला आया था और यहाँ अर्जेंटीना में ही कमाल अमीन थाबिट का टेक्सटाइल बिजनेस था। एली कोहेन की इस नकली पहचान को मजबूती देने के लिए उन्हें इसी बैकग्राउंड के साथ 1961 में मोसाद ने अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स भेज दिया। वो अपने सीक्रेट मिशन के बारे में अपनी पत्नी को भी नहीं बता सकते थे, इसलिए अली कोहेन अपनी पत्नी नादिया को झूठ कहकर आए थे कि उन्हें इजरायली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिसर के रूप में यूरोप में पोस्टिंग मिली है। ब्यूनस आयर्स पहुंचकर एली कोहेन कमाल अमीन थाबिट के रूप में तेज़ी से बड़े बड़े सीरियाई लोगों से कॉन्टैक्ट बनाने लगे। उन्होंने कई सीरियन मिलिट्री के लोगों से भी दोस्ती की। वो वहाँ महंगी पार्टियाँ रखते और सभी ज़रूरी लोगों को इन्वाइट करके उनके करीब जाने की कोशिश करते। उन्होंने सीरियन लोगों के नज़दीक जाने के लिए अपने ही देश इजराइल की खूब बुराइयां भी की। उनके बेशुमार खर्च और बड़ी बड़ी बातों से लोग उन पर काफ़ी विश्वास करने लगे। उन्होंने दमिश्क के प्रवासी समुदाय तरकस तक भी अपनी पहुंच का दायरा बढ़ाया और रेगुलरली अरब क्लब जाना शुरू कर दिया। यहाँ उनकी मुलाकात सीरिया के मिलिट्री अटैच जनरल अमीन अल हाफिज से हुई, जो यहाँ निर्वासन में थे। दरअसल इस दौरान सीरिया में भारी राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी और नासिर के यूनाइटेड अरब रिपब्लिक को भंग करके जो नाजिम अल कुद्सी सीरिया के प्रेसिडेंट बने थे, वो जनरल अमीन अल हाफिज को अपने लिए खतरे के रूप में देखते थे। इसलिए उन्होंने अमीन अल हाफिज को मिलिट्री अटैच के रूप में अर्जेंटीना निर्वासन पर भेज दिया था। इस दौरान बाथ पार्टी सीरिया की सत्ता पाने की कोशिश में लगी हुई थी। बाथ पार्टी में अमीन अल हाफिज का काफ़ी बड़ा रुतबा था और आगे चलकर उनके सीरिया के प्रेसिडेंट बनने के हाई चांसेस थे। इसलिए अली कोहेन भी अमीन अल हाफिज से दोस्ती करना चाहते थे।
उन्होंने अपनी बातों से अमीन अल हाफिज का भी भरोसा जीत लिया। एली कोहेन ने उनसे कहा, जनरल, सुनने में आ रहा है कि आप ही वो नेता हैं जो सीरिया के बुरे हालातों को बदलने वाले हैं। अमीन अल हाफिज का चेहरा अपनी तारीफ सुनकर खुशी से खिल उठा। वो इतने खुश हुए कि उन्होंने आगे एली कोहेन को अपने ऑफिस में इनवाइट किया। वहाँ उन्होंने अपने पॉलिटिकल प्लान्स के संकेत शेयर किए और ये भी बताया कि उनकी पार्टी जल्द ही पावर में आने वाली है। ये एली कोहेन के व्यक्तित्व का ही कमाल था कि हर कोई उनकी ओर खींचा चला आता था। इसी तरह उन्होंने अरब वर्ल्ड न्यूज़पेपर के एडिटर इन चीफ अब्दुल लतीफ़ अल एशन का भी भरोसा जीत लिया, जो अरब सोसाइटी में काफ़ी ऊंची पहुंच रखने वाले आदमी थे। एली कोहेन ने अब्दुल लतीफ़ अल एशन के सामने खुद को सीरिया के बहुत बड़े हितैषी के रूप में पोर्ट्रे किया और सीरिया में आसानी से सेटल होने के लिए उनसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हासिल कर लिया।